अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपने BD 84 या हैंडबुक की सीरीज़ के साथ। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 3 जॉइंट्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर कोलीग्स। सो जॉइंट्स के लिए हमारे पास जैसे बोन था उसके लिए हम टर्म यूज़ कर रहे थे ऑस्टियो। ये जॉइंट के लिए हमारे पास टर्म यूज़ होता है ऑर्थ्रो। एंड आपको बहुत सारे टर्म इस रिलेटेड मिलेंगे लाइक ऑर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं, या साइन आर्थ्रोसिस, डाई आर्थ्रोसिस, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट एक्सेट्रा। ये टर्म्स हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, साइन डेस्मोलॉजी, साइन डेस्मोसिस लिगामेंट को कहते हैं। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर जॉइंट्स जब हमारे पास बनते हैं ना उनमें लिगामेंट्स होते हैं। अब उन लिगामेंट्स की उन जॉइंट्स के साथ स्टडी करना, इट इज़ कॉल्ड साइन डेस्मोलॉजी। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ जॉइंट से। तो जॉइंट इज बेसिकली अ जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। यानी हमारे पास ये एक बोन है, ये बोन है एक, और यहाँ पर एक दूसरी बोन है। अब इन दोनों बोन्स के दरमियान ये जो जंक्शन है ना, दिस इज कॉल्ड जॉइंट। या यूं भी हो सकता है कि हमारे पास बोन होगी और यहाँ पर एक कार्टिलेज होगी, एंड दिस जंक्शन बिटवीन अ बोन एंड अ कार्टिलेज इज ऑल्सो अ जॉइंट। अब यहाँ पर दो बोन्स भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सो हम आगे चल के डिफाइन करेंगे कि हाउ अ कार्टिलेज मेक अ जॉइंट। अच्छा, जॉइंट्स हमारे पास कह रहा है कि एक चाइल्ड के अंदर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो एक चाइल्ड होता है उसके अंदर बोन्स जो होती हैं वो आपस में फ्यूज्ड नहीं होती, इनफ्यूज्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बोन्स ज़्यादा होंगी तो जॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे, एंड बोन्स कम होंगी तो जॉइंट्स भी कम होंगे। जब बंदा अडल्ट स्टेज पे आता है तो उसके पास फॉर एग्जांपल ये एक बोन थी, चाइल्ड के अंदर ये एक नहीं होगी, ये दो होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अब ये दोनों फ्यूज हो जाती हैं और ये एक बोन बन जाती है, तो दिस जॉइंट इज नाउ नॉट प्रेजेंट इन द अडल्ट। सो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि आपके पास अडल्ट के अंदर जॉइंट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू चाइल्ड जिसके अंदर जॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बोन्स फ्यूज नहीं हो रही होती, एंड लेटर ऑन जब वो फ्यूज कर जाती हैं देन जॉइंट्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, देन हमारे पास कह रहा है कि एग्जाम्पल दे के समझा रहा है कि हमारे पास जैसे सैक्रल वर्टिब्राए होती हैं 5, वो फ्यूज होकर एक सैक्रम बनाती हैं। 4 कॉक्सिक्स की वर्टिब्राए होती हैं, कॉक्सिजियल वर्टिब्राए, वो एक कॉक्सिक्स बना देती हैं, एक्सेट्रा। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ कह रहा है कि जॉइंट्स हमारी हेल्प करते हैं कैविटीज़ बनाने में। अब वो कैसे करते हैं, अब फॉर एग्जांपल आप सपोज करो ये वर्टिब्रा है, एंड वर्टिब्रा के साथ ये रिब्स अटैच्ड होती हैं, एंड आगे चल के ये रिब्स अटैच हो जाती हैं स्टर्नम से। अब बीच में ये कैविटी बन गई, दिस कैविटी इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। एंड ये कैविटी क्यों बनी, क्योंकि हमारे पास जॉइंट्स थे बिटवीन द वर्टिब्रा एंड द रिब्स एंड द स्टर्नम। ओके, देन हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स। सो बेसिकली हमारे पास जॉइंट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मूवमेंट कराना, लेकिन इसके अलावा कुछ जॉइंट्स हमारे पास ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लॉन्ग बोन है, इसका ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, एपिफाइसिस, एंड बीच वाला पार्ट क्या होता है, डायफाइसिस। अब हमने डिस्कस किया था कि एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच में एक यंग लॉन्ग बोन में मेटाफाइसिस होता है, एंड मेटाफाइसिस में आपको एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज मिलती है। दिस इज द एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या करेगी, ये ग्रो करेगी। अब ये कार्टिलेज है और ऊपर से बोन है, तो दिस इज ऑल्सो अ जॉइंट। एंड क्योंकि इस कार्टिलेज के अंदर ग्रोथ होगी, सेल्स की एडिशन होगी, बोन विल इंक्रीज इन द लेंथ। सो दिस इंक्रीज इन लेंथ इज ड्यू टू दिस जॉइंट between the cartilage and bone. So joints are also responsible for growth. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं। सो जॉइंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन वन टू बी डिस्कस्ड। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में जॉइंट्स की 3 कैटेगरीज आती हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स जिनके बीच में आपको फाइब्रस मिलेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जिन 2 बोन्स के बीच में आपको कार्टिलेज मिलेगी, एंड साइनोवियल जॉइंट्स अगर 2 बोन्स के बीच में आपको साइनोवियल कैविटी मिले। अच्छा, फाइब्रस जॉइंट्स आर अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सुचर्स, फेंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी आर कॉल्ड स्फिनकोंड्रोसिस एंड सेकेंडरी आर कॉल्ड सिम्फाइसिस या एम्फिआर्थ्रोसिस। साइनोवियल जॉइंट्स 7 कैटेगरीज के होते हैं, हम इनको भी डिफाइन करेंगे। ये थी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो मोस्ट कॉमन है और जो डिस्कस भी आगे होगी। अच्छा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी। यानी जॉइंट्स कुछ होते हैं जो बिल्कुल मूवमेंट कराते ही नहीं है, दे आर कॉल्ड साइन आर्थ्रोसिस। इनके अंदर फ्रैक्चर्स आ जाते हैं जो हम ऊपर डिस्कस करके
जिनका ऊपर हमने नाम लिया है, जो आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीआर्थ्रोसिस। इसके अंदर सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आ जाते हैं। एंड देन हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर दोज जॉइंट्स दैट आर फ्रीली मूवेबल, दे आर कॉल्ड डायआर्थ्रोसिस। अच्छा, सो हमारे पास यहाँ इन्होंने फाइन आर्थ्रोसिस की एग्जाम्पल डिस्कस की हैं कि उनके दरमियान टफ फाइब्रस टिश्यू होता है दैट कीप देम एट वन प्लेस, मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, स्कल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सच्चर्स होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एम्फी आर्थ्रोसिस के अंदर आपके पास हेलाइन कार्टिलेज होती है एंड फिब्रो कार्टिलेज का भी कुछ अमाउंट मौजूद होता है, एंड दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड शॉक एब्जॉर्बर का यहाँ पर काम करती है कार्टिलेज। ओके, डायआर्थ्रोसिस आल्सो कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट्स, एंड इनके पास फ्रीली मूवमेंट होती है, ये इजीली मूव कर सकते हैं, इनके पास लिगामेंट्स होते हैं, एंड साइनोवियल कैविटी होती है दैट इज अगेन फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड जो उसको लुब्रिकेशन दे रहा होता है, एंड ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो साइनोवियल कैविटी होती है इट इज़ लाइंड बाय अ साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन हर जगह मौजूद होगी, लेकिन ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है दो बोन्स के दरमियान, यहाँ पर इस बोन की आर्टिकुलर कार्टिलेज, यहाँ पर इस बोन की आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसके ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मूवमेंट्स पर आ जाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में, आपके पास हर टाइप ऑफ मूवमेंट ही होती है तकरीबन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेटरी में रोटेशन, सर्कमडक्शन एंड ग्लाइडिंग वगैरह यहाँ पर पॉसिबल है। सो हम आ जाते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन में। तो रीजनल क्लासिफिकेशन में जो स्कल के अंदर जनरली जॉइंट्स हम देखते हैं वो इमूवेबल होते हैं, वर्टिब्रा के अंदर फ्लैटली मूवेबल होते हैं, एंड लिम्स के अंदर हमारे पास अपर लिम हो गया, लोअर लिम, यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, सिंपल जॉइंट्स उनको कहा जाता है जिनके अंदर सिर्फ दो बोन्स हो, लाइक इंटरफेलेंजियल जॉइंट, यानी ये एक फेलिंग से, ये दूसरी फेलिंग से, ये टोटल दो बोन है, तो इनके दरमियान दिस जॉइंट वुड बी अ सिंपल जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट जहाँ पर दो से ज़्यादा बोन्स आर्टिकुलेट करें एक कैप्सूल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल फॉर सपोज हमारे पास एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट में अब हमारे पास तीन बोन्स होती हैं, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। सो दिस जॉइंट विच इज मेड अप ऑफ मोर देन टू बोन्स वुड बी कॉल्ड अ कंपाउंड जॉइंट। ओके, अच्छा देन हम कॉम्प्लेक्स जॉइंट पे आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर बस आपको एक चीज़ याद करनी है, दैट इज इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क। अब आपके पास कैविटी होगी ना, दिस कैविटी बिटवीन टू और मोर देन टू बोन्स, इसके अंदर आपको ये एक डिस्क मिलती है, दिस डिस्क इज कॉल्ड इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट। अच्छा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल होती है, एंड हम उसी को आगे डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रक्चरली हमने कहा जॉइंट्स की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। पहले फाइब्रस जॉइंट्स पे आते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स में आपको बोन्स के दरमियान फाइब्रस टिश्यू मिलता है, एंड दीज जॉइंट्स आर जनरली इमूवेबल या फ्लैटली मूवेबल। इनके अंदर फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं। एक होते हैं सच्चर्स, सच्चर्स हमारे पास सिर्फ स्कल के अंदर होते हैं, और सच्चर्स के अंदर हमारे पास दो बोन्स आपस में सेपरेट होती हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू, यानी एक हमारे पास ये बोन होगी फॉर एग्जाम्पल, एंड दूसरी ये बोन होगी यहाँ पे। अब इनके दरमियान एक यहाँ पर जस्ट कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होगा, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू विल नॉट अलो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पर आगे डिस्कस कर रहा है कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, वो मौजूद होते हैं बोन के एंड पे, यानी बोन का ये वाला एंड जो कनेक्टिव टिश्यू को फेस कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल्स मौजूद होंगे। और इन ऑस्टियोजेनिक सेल्स का क्या फंक्शन है, दे आर द प्रीकर्सर फॉर द न्यू सेल्स। ओके, एंड देन अगेन यहाँ पे कह रहा है कि सचेस जो होते हैं वो हमारे पास फर्दर 5 कैटेगरीज के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। सचेस प्लेन हो सकते हैं, सेरेट हो सकते हैं, स्क्वामस हो सकते हैं, रेंटिकुलेट हो सकते हैं, एंड स्किन डायलिसिस हो सकते हैं। अच्छा, एंड हमारे पास आगे बात कर रहा है कि जो हमारे पास न्यू बोर्न बेबी होता है उसके स्कल के अंदर हमें फॉन्टेलिस मिलते हैं। अब फॉन्टेनेलिस क्या होते हैं? अब फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये जो हमारे पास स्कल की बोन्स होती हैं दे आर ज्वाइंट परमानेंटली, इनके दरमियान स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन न्यू बोर्न के अंदर यहाँ पर परमानेंट कनेक्शन नहीं होता। यहाँ पर आपके पास एक टिश्यू मौजूद होता है जो इन दोनों बोन्स को सेपरेट करके रखता है, एंड दिस टिश्यू इज कॉल्ड फॉन्टेनेल। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास फॉन्टेनेल जो है इट्स जस्ट लाइक अ टेम्पररी जॉइंट। जब
बच्चा 18 मंथ्स की एज तक आ जाता है तो सब फॉन्टेनेलिस जो मौजूद है यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं दे बिकम फ्यूज्ड, दे ऑफिफाई एंड यहाँ पर बोन आ जाती है एंड ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है इट इज़ नाउ नॉट प्रेजेंट इन एन अडल्ट. सो सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं हमारे पास. सेकेंड कैटेगरी होती है फैनडेस्मोसिस. फैनडेस्मोसिस क्या होता है, इसके अंदर दो बोन्स के दरमियान फाइबर्स मौजूद होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास आपके पास फोर आर्म के अंदर एक रेडियस है एक अल्ना है. सपोज कर लें ये रेडियस है, दिस वन इज द रेडियस एंड दिस वन इज द अल्ना. अब इन दोनों के दरमियान आपके पास एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. द सेम गोज फॉर द टिबिया एंड फिबुला. लोअर लिम के अंदर टिबिया एंड फिबुला होती है, उनके दरमियान भी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है. सो दिस मेम्ब्रेन अलोज ओनली स्मॉलर मूवमेंट, यानी कम मूवमेंट होती है, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती. एंड अगेन इट इज अ फाइब्रस मेम्ब्रेन. सो दिस जॉइंट्स आर कॉल्ड फैनडेस्मोसिस. फ्रैक्चर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्कल. फैनडेस्मोसिस आपके पास स्कल के अलावा पाए जाते हैं. गॉम्फोसिस के बारे में बस एक बात याद रख लें, टीथ के अंदर होते हैं एंड यहाँ पर एक लिगामेंट जो इन जॉइंट को क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है, दैट इज पेरिडोंटल लिगामेंट. आते हैं हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स पे. कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस. प्राइमरी कार्टिलेजिनस आर टेम्पररी काइंड ऑफ जॉइंट्स, इनको सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं और इनके अंदर हेलाइन कार्टिलेज होती है. सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर परमानेंट काइंड ऑफ जॉइंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिम्फैसिस एंड इनके अंदर फिब्रो कार्टिलेज होती है. अच्छा, देन हमारे पास एक एग्जाम्पल्स हैं कि इनके पास जो कार्टिलेज है हेलाइन कार्टिलेज, इट अलोव द ग्रोथ. लाइक यहाँ पर मैंने आपको जो जॉइंट बताया था जो एपीफैशियल प्लेट वाला था, दिस वाज द प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. लेकिन आफ्टर सम टाइम ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स डिसअपेयर हो जाते हैं क्योंकि ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है एंड यू सी ओनली द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इन योर बॉडी. अच्छा, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं वो हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज की डिस्क होती है, उनको सराउंड करी होती है. हेलाइन कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती है इन स्मॉल नंबर एंड ये परमानेंट होते हैं एंड थ्रू आउट द लाइफ मौजूद होते हैं. इनकी एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया गया है लाइक मैन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट. मैन्यूब्रम और स्टर्नम के दरमियान बॉडी ऑफ स्टर्नम. अब स्टर्नम होती है ना हमारे पास स्टर्नम, इसके तीन पार्ट होते हैं. एक मैन्यूब्रम, ये पूरा बॉडी, और नीचे से एक होती है छोटी सी जीफॉइड प्रोसेस. तो मैन्यूब्रम और बॉडी के दरमियान जो ये वाला जॉइंट होगा दिस वुड बी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. ओके, फर्दर ये हमें बता रहा है कि आपके पास जो फिब्रो कार्टिलेज होगी इट्स थिकनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मूवमेंट. यानी जितना जॉइंट आपको ज़्यादा मोबाइल मिलेगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा फिब्रो कार्टिलेज ज़्यादा थिक मिलेगी. एंड अगेन एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बता रहा है. एंड देन हमारे पास ये कह रहा है कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर कंप्लीट कैप्सूल नहीं होता है, इनकम्प्लीट कैप्सूल होता है. नर्व यहाँ पर आपको मिल रही होंगी एंड यहाँ पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती जनरली क्योंकि ये फ्रीली मूवेबल नहीं होते इतने ज़्यादा. एंड दैट्स ऑल. देन हम आते हैं मेन साइनोवियल जॉइंट्स पे. तो साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड काइंड ऑफ जॉइंट है एंड मोस्ट मोबाइल है. अब अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. एक होते हैं प्लेन और ग्लाइडिंग टाइप, जिनके अंदर सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है. वैसे इनके 7 टाइप्स है, लेकिन अब हम उन 7 टाइप्स को भी फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. सो हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स थे एंड दे वर ऑफ 7 काइंड्स. अब उनमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एक्सिस जिनमें वो मूवमेंट कर रहे हों दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. अब प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जो ग्लाइडिंग टाइप ऑफ मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिनके अंदर ग्लाइडिंग या मैं कहूँ स्लाइडिंग मूवमेंट होती है. देन हमारे पास यूनी एक्सियल में 2 काइंड्स आती हैं, एक होती है हिंग जॉइंट, एक होता है पाइवट जॉइंट. बाई एक्सियल में अगेन हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, वन आर द कॉन्डाइलर जॉइंट्स एंड अदर आर द एलिप्सॉइड जॉइंट्स. एंड देन मल्टी एक्सियल के अंदर भी आपके पास 2 टाइप्स है, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं. जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में ये कह रहा है कि आपके पास आर्टिकुलर सर्फेसिस जो होंगे बोन्स के, वहाँ पर आपको हेलाइन कार्टिलेज मिलेगी एंड फिब्रो कार्टिलेज भी मिलती है. अच्छा, आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में आपको पता होगा कि एज अ कार्टिलेज वो एवेस्कुलर होती है, नॉन नर्वस होती है, नर्व सप्लाई नहीं होती है और इलास्टिक होती है. साइनोवियल फ्लूइड उसको लुब्रिकेट कर रहा होता है एंड साइनोवियल फ्लूइड ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है. बिकॉज कार्टिलेज डायरेक्टली ब्लड से तो न्यूट्रिशन नहीं हासिल करती, सो इट रिसीव्स द न्यूट्रिएंट्स थ्रू डिफ्यूजन फ्रॉम द साइनोवियल फ्लूइड. उसके बाद हमारे पास
पॉइंट है कि आपके पास आर्टिकुलर सरफेसेस में एक जॉइंट कैविटी होगी जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होगा। एंड देन ये मेनिस्कस हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। आर्टिकुलर डिस्क होती है, आर्टिकुलर कैप्सूल होता है जहाँ पर आपको फाइब्रस कैप्सूल मिलता है। नर्व सप्लाई आपको बहुत ज़्यादा मिलती है फाइब्रस कैप्सूल की। अच्छा, अब एक पॉइंट आपको समझना है, ये मेरे पास एक बोन, ये मेरे पास दूसरी बोन, यहाँ पर ये आ गया साइनोवियल कैप्सूल। साइनोवियल कैप्सूल के अंदर यहाँ पर इस बोन की कार्टिलेज और इस बोन की कार्टिलेज तो आपके पास नॉन नर्वस है, बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज इनके पास नर्व सप्लाई नहीं आती। लेकिन यहाँ पर ये जो कैप्सूल होगा इसके पास नर्व सप्लाई आती है एंड दिस कैप्सूल इज़ वेरी 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 सेंसिटिव। सो कोई भी स्ट्रेच वगैरह होगा सो ये इजीली इस मूवमेंट को फील कर सकेगा एंड इसी की वजह से कोई भी जॉइंट ओवर स्ट्रेच नहीं हो पाता। दिस इज कॉल्ड द वॉच डॉग एक्शन ऑफ द कैप्सूल, यानी कैप्सूल प्रिवेंट करता है किसी भी जॉइंट को ओवर स्ट्रेच होने से। जो कैप्सूल होगा वहाँ पर आपको लिगामेंट्स मिलेंगे और वो अगेन कैप्सूल को थिक कर रहे होंगे। एंड देन हमारे पास लिगामेंट्स की आपके पास दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं फाइब्रस और एक होते हैं कैप्सुलर और ट्रू लिगामेंट्स एंड एक होते हैं एक्सेसरी लिगामेंट्स। एक्सेसरी लिगामेंट्स ये हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे दोनों। साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो जॉइंट को अंदर से सराउंड कर रही होती है एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन आपके पास साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट कर रही होती है जो ल्यूब्रिकेट करता है। एंड साइनोवियल फ्लूइड विस्कस होता है एंड इट्स विस्कोसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड हाई एल्यूरोनिक एसिड। आपके पास मूवमेंट्स होती हैं साइनोवियल जॉइंट पे जो बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर आर्टिकुलर सर्फेसिस प्लेन होते हैं, इनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं। दीज ग्लाइडिंग मूवमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशंस। इसके अंदर दो मेन आप याद कर लो, इंटर कार्पल इंटर टार्सल जॉइंट। जो कार्पल बोन्स होती हैं उनके दरमियान ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं एंड टार्सल बोन्स के दरमियान भी ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं। दे आर द काइंड ऑफ प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स। फर्दर ये सारी एग्जाम्पल्स आप याद कर लें तब भी आपकी मर्जी, नहीं तो इतनी ज़्यादा नहीं पूछते। हिंग जॉइंट्स को गिंग्लैमी कहते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है कि आर्टिकुलर सर्फेसिस आर पुली शेप्ड। अब फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है, ये एल्बो जॉइंट है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हिंग जॉइंट। अब इसके अंदर ये एक पुली लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। सो एंड ये आपको याद होना चाहिए कि हिंग जॉइंट तो था वो यूनी एक्सियल था, सो इट्स मूवमेंट वुड बी इन ओनली वन एक्सिस। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास pivot joint, it is also called trochoid joint and it is also uniaxial। and इसके अंदर क्या होगा कि अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको याद रखना है कि इट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग। इसके जॉइंट कैप्सूल के अंदर ऑस्टियोलिगामेंटस रिंग मौजूद होती है एंड यहाँ पर अगेन एक एक्सिस में मूवमेंट होगी। हमारे पास देन आता है कॉन्डाइलर जॉइंट्स या बाइकॉन्डाइलर जॉइंट्स जिनको कहते हैं, क्योंकि दो कॉन्डाइल्स आपस में ये जॉइंट बनाते हैं। इनकी अच्छा एग्जांपल्स में आप याद कर लें, सुपीरियर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स आर एन एग्जांपल ऑफ पाइवट जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट या बाइकॉन्डाइलर जॉइंट, इसके अंदर आपके पास दो कॉन्डाइल्स होंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आपको समझा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें कि जब जो हम आगे जॉइंट्स पढ़ेंगे आफ्टर पाइवट जॉइंट्स, चारों कैटेगरीज ऑफ जॉइंट्स में आपको ये चीज़ें दोनों काम आएंगी। हर बोन का एक कॉन्केव सरफेस होगा जिसके अंदर दूसरी बोन का कॉन्वेक्स सरफेस फिट कर रहा हुआ है। इसका देखिए सरफेस कॉन्केव है, इसका कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स इज कॉल्ड मेल सरफेस एंड कॉन्केव इज कॉल्ड फीमेल सरफेस। अब कॉन्डाइलर जॉइंट हो या बाइकॉन्डाइलर जॉइंट हो, इसके अंदर भी यही होगा, एलिप्सॉइड के अंदर भी यही होगा एंड आगे जो हमारे पास दो हैं सैडल एंड बॉल एंड सॉकेट, उसके अंदर भी यही होगा। अच्छा, अब फर्क क्या है, कॉन्डाइलर जॉइंट एंड एलिप्सॉइड जॉइंट दे आर द बाई एक्सियल कैटेगरी ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो दो एक्सिस के अंदर उनकी मूवमेंट्स होंगी। इसके अंदर रोटेशन कम होती है, इसके अंदर रोटेशन ज़्यादा होती है। इसके अंदर नी जॉइंट की एग्जांपल आ जाती है एंड इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल जो याद करने जैसी हैं लाइक रिस्ट जॉइंट एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। फेडरल जॉइंट एंड फेदर जॉइंट, इनके अंदर भी यही होता है कि आपके पास एक मेल सरफेस होगा, एक फीमेल सरफेस होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स नेचर वाला। एंड इसके अंदर आपके पास फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, यानी पहली कार्पल और पहली मेटाकार्पल, इनके दरमियान जो जॉइंट होगा दैट वुड बी फेडल जॉइंट। बाकी जो चारों होते हैं दैट आर नॉट फेडल, दे आर नॉट फेडल, बट एक्चुअली जो आपके पास बाकी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होते हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन जॉइंट, जो फर्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस की। देन फेडल के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मोस्ट कॉमन जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, स्फेरॉइडल जॉइंट। मोस्ट कॉमन के हर एक को इसके बारे में पता होता है
एंड हर काइंड ऑफ मूवमेंट यहाँ पर हो रही होती है। एंड अगेन इसका भी रूल यही है कि मेल सरफेस एंड फीमेल सरफेस होगा। इसकी एग्जांपल्स में शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट एक्सेट्रा। ओके, कुछ हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द साइनोवियल जॉइंट्स। ह्यूमन काइनेसोलॉजी, काइनेसियोलॉजी, इसके अंदर क्या करते हैं, आप कोई भी बोन हो उसकी ज्योमेट्री पढ़ते हैं और ज्योमेट्री का मूवमेंट से क्या ताल्लुक है इसको पढ़ते हैं, यानी ज्योमेट्री इस बोन की ऐसी क्यों है। मेल सरफेस, फीमेल सरफेस, ऑलरेडी मैंने दोनों टर्म्स आपको क्लियर करे। सिंपल ज्वाइंट, कंपाउंड ज्वाइंट आपको पता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एक्सिस, यानी एक ज्वाइंट कितनी एक्सिस में मूवमेंट कर सकता है। अगर वो यूनी एक्सियल है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, अगर वो बाई एक्सियल है देन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी एक्सियल। ट्रांसलेशन कहते हैं स्लाइडिंग मूवमेंट्स को, जो स्लाइडिंग मूवमेंट होती है ना या ग्लाइडिंग मूवमेंट, दे आर कॉल्ड ट्रांसलेशन। अच्छा, मूवमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ ज्वाइंट्स, आपके पास मूवमेंट्स होती हैं फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। सरकमडक्शन, रोटेशन। अच्छा, रोटेशन की हम दो टाइप्स करते हैं, एक होती है एडजंक्ट रोटेशन और एक होती है कंजंक्ट रोटेशन। इनके बारे में आपको बता दूं। एडजंक्ट रोटेशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मैंने बंदा बनाया हुआ है, अगर ये अपने हाथ को मीडियली रोटेट करे या लेटरली रोटेट करे, सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ रोटेशन वुड बी टर्म्ड एडजंक्ट रोटेशन। लेकिन कंजंक्ट रोटेशन जो होती है उसके अंदर आपके पास लिंक्ड रोटेशन होती है, यानी आप रोटेशन कर रहे होगे तो कोई और मूवमेंट उसके साथ परफॉर्म हो रही होगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये थंब है, अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। सो अच्छा, पहले मैं बता दूं, दिस इज द एडक्शन ऑफ द थंब, दिस इज द एबडक्शन ऑफ द थंब, दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द थंब, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द थंब। अब मैं रोटेट इसको कर रहा हूँ, सो आप देखें ये फ्लेक्शन में भी जा रहा होगा, ये एक्सटेंशन में भी जा रहा होगा। सो दिस रोटेशन इज डिपेंडेंट ऑन 2 more मूवमेंट्स। दिस काइंड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड कंजंक्ट रोटेशन। अच्छा, आर्टिकुलर सर्फेसिस की शेप पे आते हैं, इट कैन बी ओवाइड हो सकती है या फेलर या फेडल शेप्ड हो सकती है। ओके, एंड दोनों में फ़र्क क्या होगा। ओवाइड के अंदर तो सिंपल जो हमने डिस्कस की, लाइक ये ओवाइड होता है, ओवल शेप। एंड सैडल के अंदर क्या होगा कि मेरे पास ये फॉर एग्जांपल एक बोन का होगा फीमेल सरफेस, एंड इसके अंदर ये लगा हुआ होगा मेल सरफेस। सो हमारे पास मेल एंड फीमेल सरफेस एक प्लेन में है, मेल सरफेस जो वो इस प्लेन में है एंड फीमेल सरफेस इस प्लेन में है। सो दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, मूवमेंट्स के हम कंपोनेंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। अब जो बोन्स पर मूवमेंट होंगी ना, दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। अब 2 बोन है जिन्होंने ज्वाइंट बनाया, फॉर एग्जांपल एक ये बोन और एक ये बोन। ये दोनों बोन जब मूवमेंट कर रही होंगी ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट, सो ये 3 टाइप ऑफ मूवमेंट्स कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। दे कैन परफॉर्म रोलिंग मूवमेंट, दे कैन परफॉर्म स्लाइडिंग मूवमेंट, या दे कैन परफॉर्म स्पिन मूवमेंट। रोलिंग में क्या होगा, एक बोन की एक साइड एक तरफ, दूसरी साइड दूसरी तरफ, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसकी एक साइड इस तरफ जाएगी और एंड एक साइड दूसरी तरफ आएगी। स्लाइडिंग मूवमेंट में स्लाइड कर रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। स्पिन के अंदर क्या होगा कि एक आपके पास इमेजिनरी एक्सिस होगा, उसके अराउंड बोन घूम रही होगी। जॉइंट पोजीशंस पे आ जाते हैं। अच्छा, जॉइंट आपकी बॉडी में किन किन पोजीशंस में आपको मिल सकते हैं। एक होती है क्लोज पैक्ड पोजीशन, यानी फॉर एग्जांपल मेरी ये एल्बो है, मैंने इसको फुली एक्सटेंड कर दिया, दिस पोजीशन इज कॉल्ड क्लोज पैक्ड पोजीशन। अब पूरे लिगामेंट्स जो हैं वो आपके पास टॉट हो गए, अब आप इसे और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। लाइक यहाँ पर उन्होंने कुछ जॉइंट्स की एग्जांपल दी और बताया कि उनकी क्लोज पैक्ड पोजीशन क्या होगी। लाइक एल्बो की एक्सटेंशन, इट्स द क्लोज पैक्ड पोजीशन। लूज में क्या होगा कि आपके पास जो भी पोजीशन क्लोज पैक को छोड़कर होगी वो लूज होगी। अच्छा, स्विंग पर हम डिस्कस कर लेते हैं। स्विंग इज बेसिकली अ काइंड ऑफ जॉइंट मूवमेंट दैट इज एंगुलर मूवमेंट, यानी इसमें रोटेशन होती है। सो अच्छा, नॉट ऑल द स्विंग्स हैव रोटेशन। अगर हमारे पास डिवाइड कर लें तो स्विंग की भी 2 टाइप्स हैं, कार्डिनल स्विंग एंड आर्कुएट स्विंग। विदाउट रोटेशन हो देन इट इज कॉल्ड कार्डिनल स्विंग, एंड विथ रोटेशन हो देन इट इज कॉल्ड एंगुलर स्विंग, आर्कुएट स्विंग, सॉरी। सो यहाँ पर यही बात हमारे पास लिखी हुई है कि मैकेनिकल एक्सिस मूव्स इन द शॉर्टेस्ट पाथवे कार्डिनल में, क्योंकि रोटेशन नहीं होगी, एंड रोटेशन होगी तो ऑब्वियसली पाथ बढ़ जाएगा। सो आर्कुएट स्विंग में द मैकेनिकल एक्सिस मूव्स इन द लॉन्गेस्ट पाथवे व्हेन द बोन मूव्स। लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट पे आ जाते हैं। कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो ज्वाइंट पे एक्सेसिव मूवमेंट नहीं होने देते। एक तो मसल्स होते हैं, जो मसल्स एक लिमिटेड एबिलिटी है उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की, उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
उसके बाद मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो फील कर लेते हैं कि नाउ यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रेच प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लिगामेंट्स आपके पास टॉट पोजीशन में आ जाते हैं और सॉफ्ट पार्ट्स जो थे वो एक दूसरे के जब करीब आ जाते हैं देन आपके पास ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती। ल्यूब्रिकेट एक जॉइंट कैसे होता है? साइनोवियल फ्लूइड यू नो वेरी वेल, एंड साइनोवियल फ्लूइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक विस्कस सब्सटेंस होता है जो उसको विस्कोसिटी देता है, दैट इज हाई एल्यूरोनिक एसिड। एंड देन आपके पास कार्टिलेज होगी, ऑब्वियसली कार्टिलेज विल प्रोवाइड द ल्यूब्रिकेशन बिकॉज कार्टिलेज बहुत स्लिपरी होती है इन नेचर। एंड इंट्रा आर्टिकुलर फिब्रो कार्टिलेज, आर्टिकुलर डिस्क होती हैं, मेनिस्काई होती हैं। मेनिस्काई आपके पास नी जॉइंट में पाई जाती हैं। आई मे क्लियर दिस टर्म, सो इनको आगे हमें डिस्कस करना है। हैवरियन फैटी पैड्स, हैवरियन ग्लैंड्स होते हैं जॉइंट कैप्सूल के अंदर, दे मेक द बोनी सर्फेसेस स्लिपरी अगेन एंड दे also create what slippery nature and they help in lubrication। एंड अगर लास्ट टर्म आपके पास क्लियर होना चाहिए, बर्फा। अब बर्फा क्या होता है कि आपके पास जहाँ टेंडन होता है ना, टेंडन के नीचे एक छोटा सा पॉकेट बना होता है। साइनोवियल कैविटी एक लार्ज पॉकेट है जो साइनोवियल फ्लूइड को रिटेन करती है। एक छोटा छोटा पॉकेट आपके पास कई कई जगहों पे आपको दिखेगा, लाइक यहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड दिस इज बिलो द टेंडन, दिस इज कॉल्ड बर्फा। एंड बर्फा के अंदर इन्फ्लेमेशन, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। अगर बर्फा के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है दैन दिस कंडीशन इज कॉल्ड बर्फाइटिस। अगर यहाँ पर एक और टर्म क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर कह रहा है कि जो टेंडेंस होते हैं ना, इनकी ब्लड सप्लाई होती है थ्रू टू वेसल्स, वन इज कॉल्ड विनक्यूला ब्रेविया एंड अदर इज कॉल्ड विनक्यूला लॉन्गा। ओके, ब्लड सप्लाई ऑफ द जॉइंट पे आ जाते हैं। तो अगेन जो आर्ट्रियल ब्लड सप्लाई होगा एंड जो मसल ब्लड सप्लाई होगा दैट वुड करस्पॉन्ड द ब्लड सप्लाई ऑफ अ जॉइंट। अब आर्टिकुलर एंड एपीफेशियल जो ब्रांचेस होती हैं वो आपके पास प्लेक्सिस बना रही होती हैं अराउंड द जॉइंट, एंड उनसे डिफरेंट वेसल्स निकलती हैं जो आपके जॉइंट्स को, उनके साइनोवियल मेम्ब्रेन को, कैविटी को, डीपर पार्ट्स को सप्लाई करती है। एक्सेप्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज उसको कोई सप्लाई नहीं मिलती, वो एवेस्कुलर होती है। एंड दिस स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सर्कुलस आर्टिकुलरिस वेस्कुलोसस। और ये तीन चीज़ें सप्लाई करता है, क्या क्या? कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड द एपीफाइसिस। यानी आपके पास जो ब्रांचेस आई दे फॉर्म्ड अ प्लेक्सिस एंड दैट प्लेक्सिस turned in a circular manner, that circular manner plexus is called circulus articularis vesculosus and वो सप्लाई करता है कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड द एपीफाइसिस। ओके, जब एपीफाइसिस के पास आपके पास जो एपीफाइसियल कार्टिलेज होती है वो फ्यूज हो जाती है एंड आपके पास जो देन ऑस्टियोमाइलिटिस के चांसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर एक बोन है, यहाँ पर एपीफाइसियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है, देन दिस पार्ट वुड बी टर्म्ड मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस में आपके पास जो ब्लड वेसल्स आती हैं दे फॉर्म अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, सो बैक्टीरिया कैन इजीली गेट ट्रैप्ड देयर एंड बैक्टीरिया ट्रैप हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। बट आफ्टर दिस कनेक्शन दैट इज कॉल्ड सर्कुलस वेस्कुलोसस आर्टिकुलरिस वेस्कुलोसस, ये बन जाता है अडल्ट बोन के अंदर। सो दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज नाउ नॉट प्रेजेंट, सो आपके पास ये चांसेस ऑस्टियोमाइलाइटिस के एक चिल्ड्रन के अंदर कम हो जाते हैं, मतलब अडल्ट के अंदर कम हो जाते हैं। नर्व सप्लाई के बाद आ जाते हैं कैप्सूल और लिगामेंट्स के पास नर्व सप्लाई होती है जो पेन सेंसिटिव होते हैं। एंड आपको पता है बोन के वहाँ पर कार्टिलेज के पास कोई नर्व सप्लाई नहीं होती। एंड नर्व सप्लाई आपके पास सेंसरी भी होती है, ऑटोनोमिक भी होती है। सेंसरी बेसिकली सेंसेशन दे रही होती है, आपके पास प्रोपियोसेप्शन नेचर की होती है, यानी ज्वाइंट किस पोजीशन में ये सेंसरी फाइबर्स डिटेक्ट करती हैं, इधर कोई बोन डिसलोकेट तो नहीं है। ऑटोनोमिक जो होती है वो आपके पास वेजोमोटर होती है, वो ज्वाइंट को वेजोमोटर है, वेजो सेंसरी, यानी वो ज्वाइंट को मूवमेंट की तरफ आप बताती है कि जिस ज्वाइंट ने कौन सी मूवमेंट करनी होती है। हिल्टन्स लॉ पे आ जाते हैं। हिल्टन्स लॉ कहता है कि जो नर्व मसल को सप्लाई करती है वही नर्व अपनी ब्रांच देती है जो उस ज्वाइंट को सप्लाई करती है, यानी मसल की नर्व सप्लाई एंड ज्वाइंट की नर्व सप्लाई सेम है। आगे चलकर इस पर थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई थी, कहा था कि जो मसल का पार्ट ज्वाइंट के साथ लगा हुआ है उसको जो नर्व सप्लाई करती है दैट नर्व सप्लाई द ज्वाइंट। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ज्वाइंट होगा, वहाँ एक मसल तो नहीं होगा, वहाँ बहुत सारे मसल होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये एक ज्वाइंट है दो बोन्स के दरमियान, सो यहाँ पर एक मसल इधर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक इधर लगा हुआ है, सो इसकी नर्व सप्लाई भी इसको मिल रही होगी, इसकी नर्व सप्लाई भी इसको मिली होगी। सो दिस वॉज एक्चुअली टोल्ड बाय गार्डनर। गार्डनर ने हिल्टन्स लॉ मॉडिफाई किया और उसने कहा कि हाँ नर्व सप्लाई तो आती है लेकिन मल्टीपल नर्व सप्लाईज आती हैं। अच्छा, सेगमेंटल इनर्वेशन ऑफ जॉइंट्स ऑफ लिम्स, आपको पता है सारी नर्व्स जो होती हैं वो या तो क्रेनियल या स्पाइनल ओरिजिन में होती हैं। सो आपके पास जो जॉइंट्स होंगे उनकी डिफरेंट
मूवमेंट्स के हिसाब से रूट वैल्यूज़ होती है। लाइक अगर मैं इस शोल्डर जॉइंट की एबडक्शन करा रहा हूँ तो जो नर्व सप्लाई करेगी वो C5 से ओरिजिन कर रही होगी, एंड अगर इसकी एडडक्शन कर रहा हूँ तो जो नर्व सप्लाई कर रही हैं उनका C6 और C7 से ओरिजिन है। सो दैट्स ऑल। ये क्लिनिकल एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा काम आता है, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। लिम्फेटिक ड्रेनेज आपके पास बोन के अंदर जॉइंट के अंदर इतना खास कोई अबंडेंट नहीं होता। एंड आगे स्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। स्टेबिलिटी में मसल्स जॉइंट को स्टेबल करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मसल्स ही मूवमेंट करा रहे होंगे, एंड मसल्स का ही रोल होता है जॉइंट के अंदर बड़ा। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में भी यही काम करते हैं। लिगामेंट्स जो होते हैं वो भी जॉइंट्स को बड़ा स्टेबल कर रहे होते हैं। लिगामेंट्स अगर ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए तो जॉइंट अपनी पोजीशन खो देगा। एंड देन आपके पास बोन्स का कोई इतना खास रोल नहीं होता। बोन्स का जॉइंट बनाने में रोल है, ना कि उनको स्टेबल करने में। बायोमैकेनिक्स कहते हैं जो फोर्सेस आपके पास लिविंग सिस्टम्स पे एक्ट कर रही हों। ये मतलब फिजिकली अगर बोलूँ तो फिजिक्स को बायो के साथ मिला दो, इट इज़ कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स आपके पास जो मोशन हो रहा है, काइनेमेटिक्स एक्चुअली बायोमैकेनिक्स की ब्रांच है। यानी जो भी आपके पास मोशन प्रोड्यूस हो रहा है इसको आप फोर्स का बगैर कोई रेफरेंस देके स्टडी करो, एंड काइनेटिक्स में फोर्स का रेफरेंस देके स्टडी करो। बस ये दोनों में फ़र्क है। ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स यानी आप इन फिजिक्स के प्रिंसिपल लॉज को, मूवमेंट के प्रिंसिपल लॉज को बोन्स पर अप्लाई कर लो। प्लेन्स ऑफ मोशन आपको सजाइटल प्लेन, ये सब मैंने ऑलरेडी टर्म्स क्लियर करा दिए थे। एंड इन प्लेन्स में कौन कौन सी मूवमेंट होती है यू कैन गो थ्रू दैट। आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था कि कितनी एक्सिस के अंदर एक जॉइंट मूवमेंट कर रहा होता है। मैक्सिमम 3 एक्सिस के अंदर एक जॉइंट मूवमेंट कर सकता है। सो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। और थ्रू काइनेमेटिक्स, इसके अंदर आप फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो ऑन जॉइंट्स पर, यानी जॉइंट के अंदर रोलिंग हो रही है, स्पिनिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है। मैं ये टर्म्स क्लियर कर चुका हूँ। सो हाउ दे आर डूइंग दैट, कौन सी फोर्सेस ये प्रोड्यूस करा रही हैं, दे आर स्टडीड इन अ ब्रांच कॉल्ड ऑर्थो काइनेमेटिक्स। कॉन्वेक्सो कॉनकेव रूल यही है कि एक मेल सरफेस होगा, एक फीमेल होगा। मेल सरफेस वुड बी कॉन्वेक्स एंड फीमेल सरफेस वुड बी कॉनकेव। अब इसके अंदर कह रहा है कि अगर आपके पास कॉनकेव सरफेस यानी फीमेल सरफेस मूव कर रहा है और कॉन्वेक्स सरफेस स्टेबल है, तो आपके पास मूवमेंट स्लाइडिंग एंड रोलिंग वुड अकर इन द सेम डायरेक्शन। एंड अगर कॉन्वेक्स सरफेस यानी मेल सरफेस इज मूविंग एंड कॉन्केव सरफेस इज स्टेबल, देन आपके पास स्लाइडिंग एंड जो रोलिंग होगी दे वुड अकर इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, बोन्स रिजेंबल करती हैं लिवर्स के साथ। लिवर सिस्टम पे हम जल्दी बात कर लेते हैं। सो आपको पता है मैं 2-3 टर्म्स क्लियर कर। सो हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं लिवर के अंदर। एक हमारे पास पॉइंट होता है बैलेंसिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसे फल्क्रम कहते हैं, पाइवट कहते हैं। एक साइड से आप एफर्ट अप्लाई करते हो एंड जो फोर्स एफर्ट से आए दैट इज कॉल्ड एफर्ट फोर्स EF, एंड एक साइड से आप उस लोड को लिफ्ट कर रहे होते हो, एंड जिस लोड को लिफ्ट कर रहे होगी उसकी फोर्स वुड बी कॉल्ड RF, रेजिस्टेंस फोर्स। अब यहाँ से ये डिस्टेंस भी आ रही है, ये डिस्टेंस भी आ रहे। एफर्ट फोर्स को R से मल्टीप्लाई करूंगा इट वुड मेक एफर्ट आर्म, एंड रेजिस्टेंस फोर्स को R से मल्टीप्लाई करूंगा इट वुड मेक रेजिस्टेंस आर्म। अब लिवर की 3 क्लासेस होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स भी बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं, लिवर के प्रिंसिपल के काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम फर्स्ट क्लास ऑफ लिवर में जाएं तो हमारे पास क्या होगा? एफर्ट आर्म वुड बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस आर्म, या एफर्ट आर्म वुड बी इक्वल देन रेजिस्टेंस आर्म। यानी जनरली क्या होता है, आपके पास फर्स्ट क्लास लिवर के अंदर एफर्ट आर्म रेजिस्टेंस आर्म के इक्वल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एंड इसके एग्जाम्पल में हमारे पास एटलांटा ऑक्सीपिटल जॉइंट आ जाता है। उसके बाद सेकंड क्लास लिवर के अंदर आपके पास एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस आर्म, एंड इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट आ जाते हैं। एंड थर्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो एफर्ट आर्म होगा इट वुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन रेजिस्टेंस आर्म, एंड इसके अंदर हमारे पास एल्बो जॉइंट आ जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? एफर्ट आर्म को डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस आर्म से, एंड ये बताता है कि आपका जॉइंट कितना स्टेबल है एंड कितना यूजफुल है। सो दीज टर्म्स आर नॉट बेसिकली हाई यील्ड, बट फिर भी एक दफ़ा आपको पता हो जानी चाहिए। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जॉइंट किस टाइप की मूवमेंट कर सकता है? इट कैन बी अ ट्रांसलेटरी मूवमेंट या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रही हो। रोटेटरी मोशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रोटेट कर रहा हो। कर्वी लीनियर कहते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, रोटेटरी भी हो ट्रांसलेटरी भी हो। जैसे अगर यहाँ पर
एक पानी का गिलास है एंड आई एम टेकिंग दैट एंड ब्रिंगिंग इट टू माई सेल्फ। सो मैं रोटेट भी कर रहा हूँ इसको एंड मैं इसको सीधे पार्ट में भी ला रहा हूँ। ओके, देन क्लिनिकल एनाटॉमी में आ जाते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दैट इट फॉर्म सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्राई। एंड कह रहा है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क का एक सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस का अगर जो कुछ कंटेंट वो बाहर निकला है, दिस इज कॉल्ड हर्निएशन ऑफ द डिस्क या डिस्क प्रोलैप्स। अगर ये डिस्क प्रोलैप्स लंबर वर्टिब्रा में हो रहा है तो इससे क्या होगा कि ऐसे जब भी ये डिस्क प्रोलैप्स होगा, बाहर जो स्पाइनल नर्व निकल रही होगी उस वर्टिब्रा से, वो डैमेज हो सकती है। अगर डिस्क प्रोलैप्स हो रहा होगा लंबर वर्टिब्रा में तो शियाटिक नर्व डैमेज होगी एंड दिस कंडीशन वुड बी कॉल्ड शियाटिका। अच्छा, ज्वाइंट अपनी कैविटी से निकल आ सकता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ज्वाइंट डिसलोकेशन। यहाँ हो सकता है कि ज्वाइंट अपनी कैविटी से पूरा ना निकला है, थोड़ा बहुत निकला है, दिस इज कॉल्ड सबल्यूजेक्शन। यानी दो टर्म्स होते हैं, या तो ये देखिए ज्वाइंट अपनी कैविटी थी, ये पूरा ही निकल आया, दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन, या वहाँ पर थोड़ा है लेकिन थोड़ा निकल आया, दिस इज कॉल्ड सबल्यूजेक्शन। देन हमारे पास रूमेटिक फीवर होता है। रूमेटिक फीवर आपके पास ज्वाइंट के फीवर को कहते हैं एंड ये टेम्पररी पेन होता है, इतना कोई मतलब क्या कहते हैं परमानेंट नहीं होता एंड इट इज़ मे बी ड्यू टू द टॉक्सिन्स ऑफ द बैक्टीरिया। रूमेटाइड आर्थराइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। एक होता है रूमेटाइड आर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। फ़र्क बता देता हूँ दोनों में। ये इन्फ्लेमेटरी होती है, ये डीजेनरेटिव होती है। इसमें जो आपके पास लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स है उनमें डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। इसके अंदर स्मॉल जॉइंट्स जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन करना स्टार्ट करते हैं बिकॉज साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर उनकी थिकनिंग हो जाती है, एक्सेसिव थिकनिंग। एंड कंपैरिजन इनका कर लेते हैं, ये आपके पास मिडिल एज के लोगों में होता है ऑस्टियो एंड ये किसी भी एज में हो सकता है। इसके अंदर एक सिंगल लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट चला जाता है एंड इसके अंदर आपके पास जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं हैंड्स एंड फिट के, उनके अंदर डैमेज होता है। ये डीजनरेटिव है, ये इन्फ्लेमेटरी है। इसके अंदर कार्टिलेज खराब हो जाती है, इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन खराब हो जाती है। अच्छा, ESR इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये एक टेक्निक होती है। आपके पास ऑस्टियो आर्थराइटिस में नॉर्मल होती है लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में बढ़ जाती है, लेबोरेटरी में ये मेजर करते हैं। सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड रूमेटाइड फैक्टर इसके अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता। ओके, देन हम कहते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस या स्पॉन्डाइलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, जो नेक की वर्टिब्रा हैं, उनके अंदर नैरोइंग हो जाती है। उनके जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है दे बिकम वेरी थिन। सो वहाँ पर जो कोई आपके पास नर्व्स वगैरह क्रॉस करी होंगी उन पे प्रेशर आ जाएगा एंड दे विल गेट कंप्रेस्ड। अच्छा, देन हमारे पास जॉइंट्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इंजरी हो सकती है। लाइक हमारे पास नी जॉइंट होता है, उसके अंदर दो मेनिस्कस होते हैं, एक मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस हमारे पास डैमेज हो सकता है नी जॉइंट का। अच्छा, मेटाफैसिस होता है, उसके बारे में कह रहा है कि जो मेटाफैसिस होता है वो एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट होता है एक यंग बोन का। सो अगर मेटाफैसिस में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पूरी जॉइंट कैविटी तक पहुंच जाएगा, क्योंकि मेटाफैसिस इज़ वेरी वेरी क्लोज टू एपीफैसिस एंड एपीफैसिस इज क्लोज टू द जॉइंट कैविटी। सो दिस विल स्प्रेड इन होल cavity and would cause inflammation and that inflammation जो because of the metaphysis infection की वजह से, that is called septic arthritis। joint space के अंदर अगर फ्रैक्चर हो जाता है और उस फ्रैक्चर की वजह से बोन या ब्लड के टुकड़े या ब्लड चला जाता है जॉइंट स्पेस के अंदर, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डेंजरस कंडीशन दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली। अगर जॉइंट बहुत टाइम से आपके पास ऐसी कंडीशन में कि अब उसकी रिकवरी का चांस नहीं, तो आपको बेहतर है उस जॉइंट को रिप्लेस कर देना चाहिए। स्टिफनेस जो होती है वो जॉइंट की वेदर की वजह से भी हो सकती है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है हमारे पास, ये एक जॉइंट है, अब इसके अंदर हमारे पास ये साइनोवियल कैविटी, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है। दिस साइनोवियल फ्लूइड कैन गेट हाईली विस्कस इन विंटर, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाए तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी एंड दिस हाई विस्कोसिटी विल रिजल्ट इन स्टिफनेस। तो टेम्परेचर की वजह से लाइक सर्दियों में जॉइंट्स में स्टिफनेस हो जाती है। एंड सेकेंडली कह रहा है कि आपके पास अगर जॉइंट मोबाइल नहीं होगा, इमोबाइल होगा, तो उसमें भी स्टिफनेस हो सकती है। न्यूरोपैथिक जॉइंट उसको कहते हैं जिसकी नर्व सप्लाई चली जाए। जब नर्व सप्लाई चली जाएगी तो आपके पास जॉइंट काम नहीं कर रहा होगा एंड सिम्टम्स क्या होंगे कि स्वेलिंग हो जाएगी एंड एक्सेसिव मोबिलिटी हो जाती है जॉइंट पे, यानी जॉइंट की मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर थर्ड चैप्टर एंड आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे टर्म्स। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड इंशाल्लाह देन आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।